हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इमेजिन कि आप एक नया डेजर्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो, तो उसको लॉन्च करने से पहले क्या प्रोसेस रहेगा। तो आइए उस प्रोसेस के थ्रू समझते हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल्स को कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लिनिकल ट्रायल के कौन कौन फेजेस से गुजरते हैं और एक ड्रग बनते हैं। सो गाइस, क्लिनिकल ट्रायल्स का सबसे पहला फेज आता है प्री क्लिनिकल रिसर्च। तो इनिशियली आप किचन में अलग अलग चीज़ों के साथ खेलते हो और उनके बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हो। आप कुकिंग बुक्स से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो और जो किचन में चीज़ें अवेलेबल है उनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हो एक छोटे से स्केल पे, और खुद चेक करते हो कि क्या उन इंग्रेडिएंट्स को मिला के आप कोई डेजर्ट बना सकते हो या नहीं। वैसे ही क्लिनिकल ट्रायल के इस फेज में साइंटिफिक लिटरेचर को स्टडी किया जाता है एंड जो इसकी डिजीज के लिए पोटेंशियल टारगेट मॉलिक्यूल हो सकते हैं उनकी टेस्टिंग करते हैं एनिमल्स में या फिर सेल्स में। अगर उसमें पोटेंशियल दिखता है तो हम नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ते हैं। जब प्री क्लिनिकल ट्रायल खत्म हो जाते हैं तो आप IND एप्लीकेशन फाइल करते हो, जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इसको आप समझो कि कोई लोकल रेगुलेटरी बॉडी है बेकरी इंडस्ट्री की, तो उससे आप परमिशन लेते हो कि आपने कोई नया डेजर्ट बनाया है और उसको आपने बेक करना है अपने नए रेस्टोरेंट में। तो इस एप्लीकेशन में आप अपने जो डेजर्ट है या फिर आपका मॉलिक्यूल है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते हो कि क्या क्या उसके फ़ायदे हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट या नुकसान हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप एक रिपोर्ट में डालते हो और जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको प्रेजेंट करते हो। तो अगर जो इंस्पेक्टर है या फिर रेगुलेटरी बॉडी है उसको इन्फॉर्मेशन सही लगती है कि इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है, देन आपको उसकी परमिशन मिल जाती है। तो उसके बाद आप मूव करते हो नेक्स्ट फेज की तरफ। नेक्स्ट फेज आता है फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स का। तो इसको आप समझो कि आपने जो नया डेजर्ट बनाया है उसको आप कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो। तो आप एक छोटी सी पार्टी थ्रो करते हो और उसमें कुछ अपने नोन फ्रेंड्स को बुलाते हो और अपने न्यू डेजर्ट की रेसिपी बना के उनको खिलाते हो, उनके साथ शेयर करते हो। तो एक इनिशियल स्टेप होता है जिसमें आप अपने नए डेजर्ट का टेस्ट करते हो। इसमें आप सर्विंग का साइज क्या होना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो। तो वैसे ही फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो हेल्थी वॉलंटियर्स को डोज देता है आपके नए मॉलिक्यूल की और इन्वेस्टिगेट करता है कि डोज क्या होनी चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स पोटेंशियल क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है फेज 2। फेज 1 में आपको पता चल जाता है कि आपका जो डेजर्ट है उसका सर्विंग साइज क्या होना चाहिए। फेज 2 में आप एक बड़े ग्रुप को इनवाइट करते हो और उस सबको ये डेजर्ट देते हो। तो उसमें आपको पता चलता है कि बड़े ग्रुप में लोगों को ये अच्छा भी लग रहा है, ये इफेक्टिव भी है या नहीं, जो क्रेविंग्स हैं उसको शांत भी करना है। और दूसरा, आप आइडेंटिफाई करते हो कि उस चीज़ के लिए लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनको ये पसंद भी आ रहा है या नहीं। वैसे ही क्लिनिकल ट्रायल के फेज 2 में आप एक बड़े ग्रुप के ऊपर टेस्ट करते हो, उनके ऊपर आप जिनको एक कंडीशन है और आप चेक करते हो कि ये इफेक्टिव है भी नहीं। और दूसरी चीज, उसके कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं उन लोगों में। तो फेज 1 और फेज 2 में जो मेन डिफरेंस है वो ये है, फेज 1 में जिनके ऊपर ये टेस्ट किया था वो हेल्दी वॉलंटियर्स थे और फेज 2 में जिनके ऊपर ये टेस्ट की जाती है उन लोगों को वो एक्चुअल कंडीशन है जिसके लिए वो ड्रग बनाई जा रही है। उसके बाद आता है फेज 3। फेज 3 को आप समझो एक बहुत बड़ी टेस्टिंग पार्टी आप थ्रो कर रहे हो। तो इस पार्टी में आप एक जो रेगुलर डेजर्ट है उसको रखते हैं और दूसरी तरफ आपका जो नया डेजर्ट है उसको रखते हैं और चेक करते हो कि लोगों को कौन सा डेजर्ट ज़्यादा पसंद आ रहा है और उनकी क्रेविंग को वो शांत भी कर रहा है या नहीं। वैसे ही क्लिनिकल ट्रायल के इस फेज़ में जो इंडिकेटेड डिजीज़ के सारे पेशेंट्स होंगे उनको ये ड्रग देंगे, जो आपकी नई ड्रग आपने डेवलप की है उसको देंगे और साथ में प्लेसिबो ट्रीटमेंट देते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि ट्रीटमेंट प्लेसिबो के कंपैरिजन में कितना इफेक्टिव है और उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं स्टडी पॉपुलेशन में। कि पार्टी के रिजल्ट पॉजिटिव रहते हैं या फिर इसको बोलें कि आपका जो फेज 3 है उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव रहते हैं, तो आप जो बेकरी एसोसिएशन है उसको अपनी रेसिपी की सारी डिटेल्स और आपने जो पार्टीज थ्रो की हैं उनके क्या रिजल्ट्स रहते हैं, आप उनको कन्विंस करते हैं कि आपका जो नया डिज़र्ट है वो सेफ़ है और इफ़ेक्टिव है। तो वैसे ही फेज़ 3 के बाद एक ND एप्लीकेशन, न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जो स्पॉन्सर होता है या फिर MH है वो रेगुलेटरी एजेंसी को देता है और उसमें सारे जो रिजल्ट्स होते हैं फेज़ 1, 2 और 3 के वो रेगुलेटरी बॉडी के साथ शेयर करता है और उनको कन्विंस करते हैं कि आपका ड्रग इफ़ेक्टिव है,
अगर सब सही है तो MH है उनको ये अप्रूवल मिल जाता है। तो जो NDA एप्लीकेशन है अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो MH है तो उसको अप्रूवल मिल जाता है उस ड्रग को मार्केट करने का। बट उसके बाद भी उसकी निगरानी की जाती है। तो इसको समझेंगे कि अगर आपका डेजर्ट मार्केट में आ जाता है और पॉपुलर भी हो गया, फिर भी आप ध्यान रखोगे कि उसको लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो आपने स्टडी की है फेज़ 1, 2 और 3 में, उसका जो पॉपुलेशन साइज है और जो बाद में जिनको आप सर्व कर रहे हो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके स्टडी पीरियड में कवर नहीं हुए होंगे। वैसे ही फेज़ 4 में जो ड्रग की लॉन्ग टर्म सेफ्टी है और जो इफेक्टिवनेस है उसको मॉनिटर करते रहते हैं, बिकॉज उसमें प्रेग्नेंट फीमेल्स भी आते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर भी टेस्ट होता है, किड्स भी आते हैं, बच्चे आते हैं, तो उन सब के ऊपर टेस्टिंग होती है। एक सिंपल एग्जांपल के साथ हमने समझा कि क्लिनिकल ट्रायल्स का प्रोग्रेशन कैसे होता है। तो आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल कैसे होते हैं, कितनी पॉपुलेशन होती है, क्या रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं ताकि कुछ भी गलत तरीके से प्रेजेंट ना हो सके और इनके साथ कोई फनी बिजनेस ना हो सके जिससे कि पेशेंट की हेल्थ और सेफ्टी को खतरा हो। स्टे ट्यून्ड।